नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ तौर से, क्योंकि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपना विश्लेषण जरूर दे रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है जब तक सीटों का जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हो जाता और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, और अचानक से आने वाले मुद्दे भी जो है वो कई होते हैं। जैसे बहुत सारे विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि अचानक से जो है वो आखिरी समय में मुद्दा बदल जाता है। तो इस स्थिति से और इस लिहाज से अगर हम अभी से ये कहें कि ऐसा कुछ चल रहा है तो वो जो है वो हम सब लोगों की एक बेईमानी होगी। तो इसलिए हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक बात का विश्लेषण जरूर करेंगे। पिछले 2-4 दिन से मैं खुद भी जो है वो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार जो है वो मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ। हालांकि अभी झारखंड पे जो है वो मैंने काम करना शुरू नहीं किया, वो समय के अभाव भी हो सकता है, ये एक बड़ी वजह जो है वो मेरे सामने है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो आकलन जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, तो आपने देखा मोदी और योगी, हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, और फिर ठीक उसी की तर्ज के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जो है वो बटोगे तो कटोगे तो नहीं मिला, लेकिन विपक्ष की जो है वो महफिल सजेगी इस हिसाब से जो है वो अपनी बात रखी, और फिर वही बात जो है वो मोहन भागवत ने रखी। लेकिन आप एक चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ तो 2017 से जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो उसके पीछे कारण तो बहुत सारे हैं। अब वो कारण ये भी हो सकते हैं जिस तरीके से जो है वो आपने देखा कि दंगे हुए कुछ जगहों पे, जो है वो माइनॉरिटी को, हम कहें कि मुस्लिम बहुसंख्यक जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे अटैक किया गया। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा का पूरा चुनाव, और राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कास्ट सेंसस का। क्यों? ये वैसे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी 1947 के बाद से ही, अगर नेहरू का मुस्लिम प्रेम नहीं होता तो शायद देश की स्थिति जो है वो अलग होती। लेकिन खैर, जो हो गया वो हो गया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया, तो उससे कांग्रेस पार्टी इतना आश्वस्त है कि मुस्लिम वोट जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। और आप एक चीज और देखिए, जब तक मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, अगर कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आती, तब तक वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल से आपको बता सकता हूं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने जो है बाकी की पार्टियों का सूफड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो कहीं टिकी ही नहीं। लेकिन जहां कश्मीर वैली की हम बात करते हैं, तो कश्मीर वैली में पीडीपी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती ने, तो लोगों का विश्वास जो है वो पीडीपी से हट गया, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था कि अगर उन्होंने पीडीपी को वोट दिया और कुछ सीटें आ गई तो हो सकता है वो बीजेपी के साथ दोबारा चली जाए। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि कांग्रेस पार्टी को भी वोट नहीं दिया, तो फिर वोट किसको दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के दिमाग में जब तक ये बात नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है कांग्रेस के अलावा, तब तक वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते रहेंगे। और ये अलग अलग जगह की जो है वो कहानी सामने नजर आ रही है। अब हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव था उसका असर, क्योंकि अब जो राजनीतिक विश्लेषक है जिनके पेट में कीड़े दौड़ रहे हैं, जिनको बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो लगातार बेचारे 10 साल से वेट कर रहे थे कि शायद राहुल गांधी कुछ अच्छा करेंगे तो उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, वरना उनको कोई जो है वो पूछने वाला भी नहीं है। तो वो कांग्रेस पार्टी को खुश करने वाले हैं, वो भले ही कितना ही बोले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का असर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं दिखाई देगा, लेकिन विपक्ष ने खुद जो है पूरे इस नैरेटिव को जो है वो एक्सपोज करके रख दिया। अब कैसे किया वो भी हम समझेंगे।
तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि राहुल गांधी ने जो कास्ट सेंसस की बात की थी, वो किसी भी पत्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा कि वो हर किसी से उसकी जाति पूछते थे। और एटलीस्ट अगर वो अमेरिका दौरे पे गए तो वहाँ पे भी उन्होंने जातिगत जो कार्ड था वो खेलना शुरू किया। और अब तो स्थिति ये हो गई हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में कि ये जो जातिगत जनगणना वाला जो कार्ड था वो राहुल गांधी पे ही भारी पड़ने लग गया, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 2011 में कास्ट सेंसस हुई उसके आंकड़े जारी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जिस समुदाय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, डीके शिवकुमार को जो है उन्होंने वोट दिया है, उसकी संख्या जो है वो, अब सूत्रों से माने चाहे हम आकलन करके माने, कि उनकी संख्या जो है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा समुदाय जो है वो उसमें भागीदारी मांगेगा, और ऐसी स्थिति में इनका जो गणित है, अरिथमेटिक जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अब हरियाणा में जो है वो विधानसभा चुनाव आया तो इसका परिणाम का आप असर देखिए कि जो छोटी पार्टियां थी अब वो भी जो है वो नजर गड़ाए लगे हुए हैं मुसलमानों के वोट के ऊपर। अब समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने उसको 2 सीटें नहीं दी, सिर्फ 2 ही तो सीटें मांगी थी लेकिन नहीं दी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से जो है वो बगावत नहीं की। लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आते ही महाराष्ट्र में पहुंच गए, कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिया और धुले में एक जो है वो रैली भी कर दी, और सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी से महाविकास आघाड़ी से 12 सीटें मांग ली। क्यों? अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण है मुस्लिम वोट। दूसरा, चंद्रशेखर रावण जिस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जो है वो संबोधन कर रहे थे, और वहां के लोगों ने चंद्रशेखर रावण को घेर लिया, उनको बोलने नहीं दिया, और यहां तक कह दिया कि यहां पे जय भीम चलने वाला नहीं है, यहां पे अल्लाहू अकबर ही चलेगा। तो चंद्रशेखर रावण, उसको लगता है कि मायावती के बाद में अगर दलितों का और मुस्लिमों का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो चंद्रशेखर रावण होगा। तो जिस तरीके से खदेड़ा गया, योगेंद्र यादव का जो है वो आपने देख ही लिया होगा। तो अब इससे कुल मिलाकर एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो इस वक्त इस डर में बैठा हुआ है कि कहीं उनका वोट बैंक जो है वो बंट नहीं जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका ठोस प्रमाण भी मैं आपको देता हूँ। नांदेड़ और संभाजी नगर जो मराठाओं का क्षेत्र है, और उसमें जो अभी ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टर वगैरह, पत्रकार वगैरह जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो लोग अभी पहुंचे हुए हैं। और आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्यारा हिंदुस्तान का एक, वो मुझे नहीं पता रिपोर्टर क्या है, उन्होंने भी जो है वो बात की, वो बड़ी सटीक सी थी। और आज उसी के 2 वीडियो मैंने देखे, वो अभी नांदेड़ और संभाजी नगर उस तरफ विजिट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उसने जो है वो लोगों से बात की, और लोगों ने जो बातें रखी वो हम सबकी आंखें खोलने वाली है, और हम लोगों को उस बात को समझना चाहिए। और समझने का मतलब ये नहीं है कि हम समझ लें सिर्फ चुनाव तक, नहीं, उसको गहराई से उतारना चाहिए। जब मुसलमानों से ये पूछा गया कि आप वोट किसको करेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, उद्धव ठाकरे को वोट देंगे। उद्धव ठाकरे को इसलिए वोट देंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम नहीं किए? तो उस व्यक्ति ने यह कहा सीधे तौर से, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं, 2.5 लाख रुपए मुझे जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं। इसके अलावा मुझे लोन मिला है लघु उद्योग के लिए, और हमारे घर में 4 ऐसी माता बहनें हैं जिनको लाडकी जो बहन योजना है जिसके तहत 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो हमें मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, एकनाथ शिंदे की सरकार काम नहीं कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन हम लोगों को जो है वो डर है कि हिंदू एक हो रहा है तो कहीं हम लोग जो है वो आपस में बट नहीं जाए। इसलिए ये हमारे समुदाय विशेष का मामला है, और यही एक वजह है कि इसलिए, और वो डंके की चोट पे कह रहा है कि विकास हुआ है, इसको मैं डिनाई नहीं करता क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो अब आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि इस तरीके का विकास होने के बाद में भी मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और ये इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देगा हरियाणा के विधानसभा। तो हरियाणा की जो जनता है उसको तहे दिल से धन्यवाद,
जिसने इस तरीके का जो है वो इस बार जो है वो मैंडेट दिया है। ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मैंडेट जो है अब वो एक अलग तरीके का मैंडेट है, और इसका असर जो है वो लंबे समय तक देखने को मिलेगा, अब दूसरे राज्यों में भी। और महाराष्ट्र में भी अगर यही स्थिति बनती है तो आप सोच के देखिए, जब महाराष्ट्र का मुसलमान ये सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम तो कर रही है, शौचालय भी बना रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर भी मिल रहे हैं, इसके अलावा भी लाड़की बहन योजना का भी फायदा हो रहा है, लेकिन वो बंटना नहीं चाहते, तो ये हिंदुओं के लिए मैसेज है, और उनके लिए वो राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां जो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए लगी हुई है, तो अब उनको भी लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है अगर वो बंटता है और ये बांटने में लगे हुए हैं, तो अब इसके अंदर जो है वो हरियाणा की जनता की जीत जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदू इस चुनाव परिणाम के बाद जो है वो जागरूक हुआ है। तो ये जो है अभी, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अभी मराठवाड़ा की बात कर रहे थे कि जरांगे पाटिल जो है उसकी बात कर रहे हैं, वो जो है वो लगातार मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है, मैं उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ और जो है वो झूठ बरगलाने के लिए, और उनको ये लगता है कि अगर उनके इस तरीके से कुछ नैरेटिव बनाने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो उनको मलाई चाटने को मिलेगी, बस सिर्फ और सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए वो लोग जो है वो एसी में बैठ के इस तरीके का नैरेटिव बनाते हैं, जबकि धरातल पे अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी महायुति की जो सरकार है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो और या चाहे अजीत पवार हो, आपको खबर आई होगी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को जो है वो अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है। तो अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है, दोनों बड़े नेता आए हैं, तो जो इस पक्ष की वो बात कर रहे हैं कि उनको डांट फटकार लगाई है, तो एक चीज़ आप समझ के देखिए कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने जो है वो दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है उसी को अपना हाईकमान मान रखा है, और उसके बाद में कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने देखा हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव की लड़ाई है। और दूसरी तरफ सिर फुटबॉल चल रहा है, और सिर फुटबॉल इसलिए इतना इस कदर चल रहा है कि उद्धव ठाकरे को, जिसको कहें कि जो पर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, शरद पवार ने जिस तरीके से काटे हैं, मैं एक बार जो है वो इस पर भी विश्लेषण करूंगा। और आपने देखा कि किसी भी पार्टी को जिसकी ज़्यादा सीटें उसका ही मुख्यमंत्री होगा, और ऐसी स्थिति में तीनों पार्टियां 85 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ संकेत है कि उद्धव ठाकरे के जो है वो पर किस तरीके से काटे जाए। बाकी जो है बची हुई सीटें जो है वो छोटे मोटे दलों को दी जाएगी। तो गठबंधन की स्थिति, लेकिन राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जहां पे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो नहीं कर पाए, राहुल गांधी की यह दकियानूसी राजनीति जो थी, वो कहीं ना कहीं जो हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति थी, वो कांग्रेस को एक्सपोज कर गई और हिंदुओं को एक कर गई। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो जाने वाला है। झारखंड की जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो है वो झारखंड की धरातल की जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में जो है वो चुनाव किस तरफ जाने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में मुद्दे साफ तौर से एक ही बड़ा मुद्दा होगा, वो होगा असली और नकली शिवसेना का। और अभी तक की जो रिपोर्टिंग और जो खबरें जो वहाँ से चल रही है वो ये कह रही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं, और उद्धव ठाकरे, हालांकि यही उल्टा नैरेटिव जो है वो दूसरे चैनलों पे दिखाया जाएगा कि उद्धव ठाकरे जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जो उद्धव ठाकरे अपने मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे, दूसरी पार्टियां जो है वो माथा टेकने आती थी, वो दर दर भटक रहा है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टियां उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से डर रही है। और सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली जो पार्टी है वो 85 सीटों पे आके बैठ गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक वो चल रही है। तो इस लड़ाई में एक नैरेटिव, ये मुद्दा जो है वो बड़ा हावी होने वाला है, और आप देखिएगा इसका असर, बटोगे तो कटोगे का असर जो है वो मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। एक योगेंद्र यादव, तीन तरीके से। एक योगेंद्र यादव जिस तरीके से भगाए गए, चंद्रशेखर रावण को जिस तरीके से भगाया गया, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सामने सीना तान के अखिलेश यादव पहुंच गए कि उनको सीटें चाहिए ही चाहिए, 12 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो सीधे तौर से जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा
मुसलमानों ने एक जो बड़ी रैली निकाली थी मुंबई तक, मुंबई को घेरने के लिए, उसका भी खासा प्रभाव होगा। और उसका प्रभाव ये हुआ है कि उसको देखकर हिंदू समाज जो है वो भी अब इकट्ठा जो है वो होने लगा है। तो ये सारा जो है वो उसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।